हेलो दोस्तों, नॉन टेकी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल्स। आप इस चैनल में एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमें जानना है वो है पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? जैसे आप सब जानते हैं, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं, फिर अगले लाइन में और आपके पास बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड है, तो पाइथन उन्हें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स यानी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, जो हम फ्यूचर सेशंस में सीखेंगे। पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये हम ह्यूमंस के लिए यूज करना और समझना आसान है। पाइथन वेरियस मॉड्यूल्स और पैकेजेस को सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत सारे पाइथन लाइब्रेरीज किसी भी प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल है, जिसे आपको लंबी लाइंस ऑफ कोड्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अपने गूगल कोलैब नोटबुक्स या जुपिटर नोटबुक्स के साथ रेडी रहिए और हम अपना पहला पाइथन कोड लिखने वाले हैं, जो है हेलो वर्ल्ड सेंटेंस को प्रिंट करना। कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। हम प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी प्रिंट करना चाहते हैं उससे हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखेंगे। अब हम यहाँ टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड एंड शिफ्ट प्लस एंटर दबाकर इस कोड को रन कर देंगे। आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने अभी आपका पहला पाइथन कोड लिखा है। तो अगला जो हमें जानना चाहिए वो है पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन डेटा टाइप से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। और जब भी आप किसी फंक्शन को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन, हम प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद उसके साथ पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स देते हैं। ये पैरेंथेसिस ये दिखाते हैं कि ये एक फंक्शन है। जब भी आप किसी भी चीज के साथ इस तरह के पैरेंथेसिस देखते हैं, वो एक फंक्शन होता है। अब चलिए देखते हैं पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो एक बार बना दिए तो उन्हें बाद में मॉडिफाई या अपडेट नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो बाद में मॉडिफाई किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पाइथन में हमें कौन कौन से डेटा टाइप्स मिलते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप में हमें इंटीजर मिलता है जो कि होल नंबर्स होते हैं। फिर हमें फ्लोट मिलता है जो डेसिमल में होती है। फिर हमें स्ट्रिंग्स मिलते हैं जो कि टेक्स्ट होता है। फिर हमें ट्यूपल मिलता है जो कि हमेशा पैरेंथेसिस में होता है, जो किसी भी डेटा टाइप के वैल्यूज को कॉमा से अलग करता है। हम हर एक डेटा टाइप को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन डेटा टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एक वैल्यू को वेरिएबल ए में असाइन करूंगी जिसका वैल्यू होगा 1 2 3। ये वेरिएबल ए जो यहाँ है वो सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करता है ताकि आप बाद में उन्हें कॉल कर सके और आपको वैल्यूज रिटर्न हो जाए। तो अगर मैं ए को प्रिंट करती हूँ, आई विल टाइप प्रिंट और ए को मैं इसमें पास करके रन करूंगी, तो मुझे 1 2 3 के वैल्यूज मिलेंगे। अगर मुझे अपनी वैल्यूज का डेटा टाइप पता करना हो तो मुझे बस एक और बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना होगा जो है टाइप, और पास कर देंगे ए और रन कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक इंटीजर है। अब हम एक फ्लोट का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगी और अगर मैं इन वैल्यूज में डेसिमल डॉट 26 ऐड कर देती हूँ, आप किसी भी नंबर को पास कर सकते हैं और बस रन कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो ये है इंटीजर और फ्लोट्स के बीच का अंतर। अगला है स्ट्रिंग। हम एक और वेरिएबल बी असाइन करेंगे और मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखूंगी, नॉन टेकी। और अगर मैं बी को प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे नॉन टेकी। और अगर मैं आपको बी का टाइप दिखाऊं तो ये स्ट्रिंग है str। अब बात करते हैं ट्यूपल्स के बारे में। ट्यूपल्स क्या होते हैं? हम एक वेरिएबल c असाइन करेंगे और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ट्यूपल्स हमेशा पैरेंथेसिस में होते हैं और वैल्यूज कॉमा से सेपरेट कर देंगे। यहाँ आप मल्टीपल डेटा टाइप्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग भी एक साथ ट्यूपल के अंदर रख सकते हैं। चलिए अब c को प्रिंट करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा ट्यूपल प्रिंट हो चुका है। एंड नाउ इफ मैं आपको इसका टाइप प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एक ट्यूपल है।
चिंता मत कीजिए दोस्तों, हम सारे डेटा टाइप्स को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इन डेटा टाइप्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले आते हैं लिस्ट्स। लिस्ट्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी जाती है और ट्यूपल्स की तरह लिस्ट्स में भी आप किसी भी तरह के वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल l क्रिएट करूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से हम बनाएंगे एक लिस्ट और इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर देंगे जो किसी भी डाटा टाइप के हो। और अब चलिए हम इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही लिस्ट और अब मैं l का टाइप प्रिंट करती हूँ तो ये लिस्ट है। अगला डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरीज में आप देख सकते हैं कि की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब कीज और वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फ्रूट है और वो फ्रूट है एप्पल। आपके पास एक कार है और वो कार है BMW। इस तरह से आप एक की के लिए एक वैल्यू असाइन करते हैं। डिक्शनरीज हमेशा कर्ली ब्रेसेस में दिए जाते हैं और कॉमास के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है की और वैल्यू पेयर्स। चलिए एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये कॉपी करूंगी और इन्हें एक वेरिएबल d में असाइन करूंगी। अब अगर मैं d को प्रिंट करती हूँ तो मुझे ये डिक्शनरी मिलती है। और अगर मैं d का टाइप प्रिंट करती हूँ तो ये डिक्ट है। अगला है सेट। सेट ट्यूपल्स के तरह होते हैं, लेकिन सेट्स में कोई भी वैल्यू दोबारा नहीं आती। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द वे, सेट्स को भी कर्ली ब्रेसेस में ही दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर प्रिंट करती हूँ, मुझे यहाँ एक सेट मिलता है। अगर मैं s का टाइप प्रिंट करती हूँ तो ये सेट है। तो दोस्तों ये है वो डेटा टाइप्स जो पाइथन में इस्तेमाल होते हैं। पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बस कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं में असाइन करूँ एक वैल्यू 5 और अगर मैं a को प्रिंट करती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5। तो यहाँ a हमारा वेरिएबल है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। इट्स दैट सिंपल। अगली चीज है कमेंट्स। कमेंट्स का इस्तेमाल कोड को पढ़ने और समझने के लिए किया जाता है। हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कोड के बारे में लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये कोड किस बारे में है तो हम कमेंट्स ऐड करते हैं। कमेंट्स शुरू होते हैं एक पाउंड सिंबल से। एक पाउंड सिंबल यूज करके हम लिखेंगे दिस इज अ कॉमेंट। आप कहीं भी कॉमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ। पाइथन इंटरप्रेटर इस पाउंड सिंबल को इग्नोर करता है और इस तरह कोई एरर नहीं आता जब आप कोई कमेंट कहीं भी लिख दे। अगर हमें अगली लाइन में भी कोई कमेंट लिखना हो तो अगली लाइन में आपको एक और पाउंड सिंबल ऐड करना होगा और फिर उस लाइन में कमेंट लिखना होगा। अगले हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। पाइथन कीवर्ड्स स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस रखते हैं और उनका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप एक वेरिएबल के नेम से असाइन नहीं कर सकते। तो ये वो टोटल 33 वर्ड्स है जो पाइथन यूज करता है एंड वी कैन नॉट यूज देम टू नेम अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ, एल्स, ट्रू, फॉल्स, कंटिन्यू, ब्रेक, एटसेट्रा। अगला है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो एक वेरिएबल, एक फंक्शन, एक मॉड्यूल या किसी और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी फंक्शंस या क्लासेस को एक नाम देते हैं तो वो नाम आइडेंटिफायर के रूप में जाना जाता है। कुछ नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी भी वैल्यू को एक आइडेंटिफायर के लिए असाइन करने से पहले। पहला नियम है कि आइडेंटिफायर एक डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। आप एक आइडेंटिफायर को कुछ इस तरह से नहीं रख सकते, डिजिट से शुरू होते हुए। अगर मैं ये कोड रन करूं तो मुझे एक एरर मिलेगा। ये एरर है इनवैलिड सिंटैक्स, लेकिन आप एक डिजिट से खत्म कर सकते हैं तो ये काम करेगा। अब अगर मेन नेम 1 को प्रिंट करती हो तो मुझे नॉन टेकी मिल जाएगा। दूसरा नियम है कि आप सिर्फ अंडरस्कोर को एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं $= 5। ये एरर है इनवैलिड सिंटैक्स।
या अगर आप नेम को -1 देते हैं तो वो भी एक एरर थ्रो करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ अंडरस्कोर का इस्तेमाल करूं और अगर मैं इसे रन करूं तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। असल में आप सिर्फ अंडरस्कोर को एक वेरिएबल के रूप में भी दे सकते हैं। अगर मैं अंडरस्कोर को प्रिंट करती हूं तो मुझे 5 एज अ वैल्यू मिलेगा। तीसरा नियम है कि आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ मिनट पहले सीखा, कीवर्ड्स क्या होते हैं। इफ एल्स, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, ये सारे कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। अगला चीज है यूजर इनपुट्स। यूजर इनपुट्स वो इनपुट्स होते हैं जो हम अपने एप्लीकेशन के यूजर्स से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन देखते हैं। टाइप करें इनपुट एंड राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि ये एक फंक्शन है। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे यहाँ कुछ भी इनपुट करने के लिए एक बॉक्स मिलता है। इफ आई टाइप एनीथिंग तो ये मुझे एनीथिंग एज एन आउटपुट देता है। लेकिन आपका यूजर कैसे जानेगा कि क्या एंटर करना है? इसलिए हम एक स्ट्रिंग देते हैं और हम लिखते हैं एंटर द टेक्स्ट। अगर मैं इसे दोबारा रन करती हूँ तो इस बॉक्स के पहले मुझे ये बताएगा कि टेक्स्ट एंटर करें। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। मैं लिखूंगी वेलकम टू नॉन टेकी, तो देखिए ये टेक्स्ट प्रिंट हो गया है। अब चलिए इस इनपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ एक और लाइन ऑफ कोड ऐड करूंगी। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक कमेंट ऐड करूंगी, क्रिएट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, जो ये नंबर्स यूजर से ले लेंगे। अब हम लिखेंगे इनपुट और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एंटर योर फर्स्ट नंबर, और हम इसे एक वेरिएबल fnum में स्टोर करेंगे। अब मैं एक और इनपुट बनाऊंगी जो दूसरा नंबर ले लेगा। इनपुट और राउंड ब्रैकेट्स में एंटर द सेकंड नंबर लिखेंगे और हम ऐसे एक वेरिएबल snum में स्टोर करेंगे। अब अगर मैं इस fnum और snum को प्रिंट करती हूं तो आप देख सकते हैं ये वेरिएबल्स को असाइन किया गया है। तो अगर मैं ऐसे रन करती हूं तो ये मुझसे पूछेगा कि पहला नंबर एंटर करें, तो मेरा पहला नंबर होगा 2 और दूसरा नंबर होगा 4। तो दोनों नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे नेम्ड रिजल्ट, जो दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा। तो हम लिखेंगे fnum प्लस snum और दोनों नंबर्स का रिजल्ट इस वेरिएबल में स्टोर होगा जो रिजल्ट के नाम से है, और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। अब चलिए इसे रन करते हैं और हमारे दो नंबर्स को ऐड करते हैं। तो हम अपना पहला नंबर देंगे 4, दूसरा नंबर 6। ये पहला और दूसरा नंबर प्रिंट किया गया है, लेकिन इन नंबर्स का सम हमें नहीं मिला। जैसे कि हमने उम्मीद की थी वैसे प्रिंट नहीं हुआ। 4 प्लस 6 10 होना चाहिए, लेकिन ये 46 प्रिंट हुआ है। अब देखते हैं इसका रीजन कि क्यों हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिला। अगर मैं आपको दिखाऊं fnum और snum का टाइप, तो मैं लिखूंगी टाइप ऑफ fnum और टाइप ऑफ snum और दोनों के पहले हम प्रिंट लगा देंगे सो दैट ये टाइप्स प्रिंट हो जाए। अब ये सेल रन करते हैं। पहला नंबर हम देंगे 5, दूसरा नंबर देंगे 8, और जैसे कि आप देख सकते हैं इन वैल्यूज का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। जब आप दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करते हैं या आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स के बजाय अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूं, जैसे नॉन है मेरा पहला इनपुट और टेकी ले लेती हूं दूसरा इनपुट, मुझे रिजल्ट नॉन टेकी मिल जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ने के लिए हमें टाइप कन्वर्शन के बारे में सीखना होगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो चलिए देखते हैं टाइप कन्वर्शन क्या होता है। टाइप कन्वर्शन एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए है जो एक स्ट्रिंग ऑफ 1 है, अब प्रिंट ए एंड प्रिंट टाइप ऑफ ए करें तो मुझे ये स्ट्रिंग मिलता है। क्या होगा अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूं और ए का डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करूं इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके? मैं इंट लिखूंगी और ए को वैल्यू के रूप में पास करूंगी। अब अगर मैं बी को प्रिंट करती हूं और प्रिंट टाइप ऑफ बी करती हूं तो आप देख सकते हैं वैल्यू 1 है और डेटा टाइप इंटीजर है, जो बेसिकली ये बताता है कि हमने ये स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह से आप एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे c = 45।
अब अगर मैं प्रिंट टाइप ऑफ सी करती हूं तो ये एक इंटीजर है। अगर मैं लिखूं strc, मुझे 45 इन्वर्टेड कॉमास में मिलेगा और एक वेरिएबल डी में स्टोर कर दूंगी और प्रिंट करूंगी। टाइप ऑफ डी, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है। अब किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए वापस उस प्रोग्राम पर जो हमने कुछ समय पहले बनाया था और उसमें यूज करते हैं टाइप कन्वर्शन। तो हम हमारे रिजल्ट वेरिएबल में लिखेंगे int ऑफ fnum और fnum को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में और snum के साथ भी सेम करेंगे। अब अगर मैं ये सेल रन करती हूं, पहला नंबर 4 देते हैं, दूसरा नंबर होगा 6 और जैसे आप देख सकते हैं रिजल्ट है 10। लेकिन fnum और snum का डेटा टाइप अब भी स्ट्रिंग है। ये इसलिए है क्योंकि हमने हमारी इंटीजर्स को वेरिएबल में असाइन नहीं किया है, हमने उन्हें बस रिजल्ट कैलकुलेट करते समय कन्वर्ट किया है। बट मैं आपको दिखाती हूँ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस। तो जब भी हमें इनपुट में इंटीजर लेना हो उस ही समय हम उस इनपुट को int फंक्शन में डालकर इंटीजर में कन्वर्ट कर ले। और अब मैं इसे रन करती हूँ तो पहला नंबर देंगे 8 और दूसरा नंबर देंगे 7, तो रिजल्ट है 15 और अब आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स का डेटा टाइप इंटीजर है। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स बेसिकली वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम अपने कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमें एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कोड ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। अब पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट को इफ और एल्स कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि दिया गया नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी जिसका नाम होगा num और मैं इसमें 5 की वैल्यू असाइन करूंगी। हम चेक करेंगे कि क्या ये num 10 से बड़ा है या फिर 10 से छोटा है। तो इस नंबर को चेक करने के लिए अगर ये 10 से बड़ा है हम लिखेंगे अपनी पहली कंडीशन, इफ num इज ग्रेटर देन 10 तो हम ट्रू प्रिंट करेंगे। एल्स हम प्रिंट करेंगे फॉल्स। याद रखिए हमें इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स खत्म होने पर कोलन का इस्तेमाल करना है। तो अब ये सेल रन करते ही आप देख सकते हैं आउटपुट है फॉल्स क्योंकि num 10 से छोटा है। तो ऐसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला स्टेप ये है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशंस हो तो हम इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं num इक्वल्स 20 जहां हमें ये पता लगाना है कि ये num 10 से बड़ा है, छोटा है या फिर वो 10 है। तो हम लिखेंगे हमारा पहला कंडीशन इफ num इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट ग्रेटर। दूसरे कंडीशन के लिए यूज करेंगे एलिफ, num इज लेस देन 10 प्रिंट स्मॉलर और थर्ड कंडीशन होगी एल्स प्रिंट इक्वल। तो ये ग्रेटर प्रिंट कर रहा है क्योंकि 20 10 से बड़ा है। अब अगर यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो ये आउटपुट में स्मॉलर देगा। अब अगर मैं 10 लिखती हूँ तो ये आउटपुट में इक्वल देगा। तो ये है इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो जब हमारे एक कंडीशन के साथ और भी कंडीशंस जुड़े होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ एल्स कंडीशन, तो उन्हें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहा जाता है। चलिए एक लॉगिन एग्जाम्पल लेते हैं जहां हमें एक वेब पेज में ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। तो पहले हम एक डिफॉल्ट ईमेल बनाएंगे। मैं लिखूंगी ईमेल इज इक्वल टू nontechie@gmail.com और हमारा पासवर्ड होगा 1234। अब यहाँ पे हम एक नया ईमेल लेंगे, न्यू ईमेल, जो कि यूजर से इनपुट होगा। इनपुट एंटर द ईमेल। ये एक डायलॉग बॉक्स थ्रो करेगा जहां हम ईमेल डालेंगे और हमारा आगे का कोड ये देखेगा कि क्या ये ईमेल हमारे असली ईमेल के बराबर है या नहीं। अब अगली चीज जो हम लेंगे वो एक नया पासवर्ड होगा। तो न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर द पासवर्ड। ये इनपुट चेक करने के लिए कि पासवर्ड सही है या नहीं। अब हम इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट्स यूज करके कोड लिखेंगे जो इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो हमें इस वेब पेज लॉगिन एप्लीकेशन में लॉगिन करने में मदद करेगा। हम लिखेंगे इफ और यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू ईमेल जो यूजर ने एंटर किया है वो हमारे ईमेल के बराबर है। तो हम लिखेंगे इफ न्यू ईमेल इज इक्वल टू ईमेल और अब हम एक नेस्टेड इफ एल्स लिखेंगे। तो हम इस इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन देंगे और चेक करेंगे जो यूजर ने एंटर किया है वो ओरिजिनल पासवर्ड के बराबर है।
तो हम लिखेंगे इफ न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, फिर हम प्रिंट करेंगे वेलकम, राइट। तो अगर पासवर्ड और ईमेल दोनों सही है, हम यूजर को लॉगिन करने में मदद करेंगे। अब अगर ईमेल सही है लेकिन पासवर्ड गलत है, तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट देंगे जो है एल्स। अब ये नेस्टेड स्टेटमेंट देखेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो ये एल्स ब्लॉक में मूव करेगा। तो अगर ये सही नहीं है तो हम लिखेंगे एल्स प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड। जब ईमेल हमारे असली ईमेल के बराबर होती है, तब ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट में जाएगा और ये देखेगा कि क्या नया पासवर्ड पासवर्ड के बराबर है। अगर है तो वेलकम प्रिंट करेगा, नहीं तो इनकरेक्ट पासवर्ड प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हमारा ईमेल सही है, लेकिन अगर ईमेल गलत है तो हम एक और एल्स स्टेटमेंट देंगे जिसे देखा जाएगा कि ईमेल सही है या नहीं। अगर ईमेल सही है तो ये कोड को एक्सिक्यूट करेगा, अगर नहीं तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे हम इनकरेक्ट ईमेल प्रिंट करेंगे। ये है कोड गाइस। अब यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, जो मतलब है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर है। अब अगर मैं ये कोड रन करूं तो ये मुझसे ईमेल मांग रहा है। मैं सही ईमेल दूंगी और सही पासवर्ड भी, तो ये वेलकम प्रिंट कर रहा है। ये मतलब है कि सही ईमेल और सही पासवर्ड को सही तरह से पहचाना जा रहा है। अब चलिए इनकरेक्ट पासवर्ड के साथ ट्राई करते हैं। तो मैं सही ईमेल टाइप करूंगी लेकिन गलत पासवर्ड टाइप करूंगी, तो हमें आउटपुट मिल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। अब अगर मैं गलत ईमेल टाइप करूं तो ये मुझे आउटपुट में कहेगा इनकरेक्ट ईमेल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आउटपुट इज इनकरेक्ट ईमेल। और ये था कैसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो इन पाइथन you can use looping statements to repeat a block of code multiple times. There are two main types of looping statements in Python, for loops and while loops. तो guys, Python में looping statements हम use करते हैं so that हम एक line of code को बार बार चला सके। तो Python में हमें दो तरह के looping statements मिलते हैं, for loops और while loops। तो अब हम देखेंगे हमारा पहला looping statement, for loop। The for loop is used to iterate over a sequence such as a list, tuple, string or range or any other iterable object. तो guys, for loop का इस्तेमाल एक सीक्वेंस जैसे कि एक लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग या किसी और इटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, for वेरिएबल इन सीक्वेंस और कोलन और अगली लाइन में इंडेंट करके हमारा कोड। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जहां हम कार्स लिस्ट में से कार्स के नेम्स फेच करेंगे फॉर लूप का इस्तेमाल करके। तो हम लिखेंगे फॉर कार इन कार्स। यहाँ कार हमारा आइटरेटर है जो कार्स की लिस्ट में आइटरेट करेगा और हमें नेम्स फेच करके देगा, कोलन, और अगली लाइन में टैब प्रेस करके लिखेंगे प्रिंट कार। तो ये है हमारा कोड और अब इस कोड को रन करेंगे। तो अब सारे कार नेम्स सक्सेसफुली प्रिंट हो चुके हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां हमें इवन नंबर्स रखकर ऑड नंबर्स के जगह ऑड प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे फॉर नम इन एल। अब यहाँ नम के जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि आई, और नेक्स्ट लाइन में टैब दबाकर हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उन्हें यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 कोलन, और नेक्स्ट लाइन में टैब प्रेस करके प्रिंट करेंगे आई, और नेक्स्ट लाइन में एल्स प्रिंट ऑड। तो अब हमारा आइटरेटर आई हमारे लिस्ट में जाकर देखेगा कि कौन से नंबर्स इवन है और कौन से ऑड है। इफ हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, एल्स वो ऑड है। तो अब ये कोड रन करते हैं और हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट जहां नंबर्स ऑड है वहां ऑड प्रिंट हो चुका है और जो नंबर्स इवन है वो नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। अब अगला है while loop। The while loop is used to repeat a block of code as long as a specified condition is true. तो guys,
while लूप का इस्तेमाल एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार दोहराने के लिए किया जाता है जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो इसका सिंटैक्स है while और हमारा कंडीशन, और अगली लाइन में हमारा कोड जो हमें रिपीट करना हो। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से while लूप को यूज करना सीखते हैं। हम एक कोड लिखेंगे जो 10 से 0 तक काउंट डाउन करेगा और 0 के बाद टाइम अप प्रिंट करेगा। तो पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 10। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे while हमारा कंडीशन होगा काउंट ग्रेटर देन और इक्वल 0 कोलन, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे काउंट। और अब हमें काउंट को 1 से घटाना होगा, तो हम लिखेंगे काउंट -1 और फिर से स्टोर कर देंगे काउंट में। तो अब जब काउंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो हम काउंट प्रिंट करेंगे और काउंट को 1 से घटा देंगे, और जब काउंट की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम लिखेंगे एल्स प्रिंट टाइम अप। तो अब इस कोड को रन करते हैं और आप देख सकते हैं आउटपुट में 10 से 0 तक काउंट डाउन हो चुका है और लास्ट में टाइम अप प्रिंट हो चुका है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम चेक करेंगे कि यूजर का पासवर्ड हमारे पासवर्ड से मैच करता है या नहीं। तो पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे पासवर्ड, जो हमारा ओरिजिनल पासवर्ड होगा, और इसकी वैल्यू में दूंगी नॉन टिकी। और अब एक और वेरिएबल न्यू पास, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी नन। अब हम चेक करेंगे पासवर्ड्स, तो मैं लिखूंगी while पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू न्यू पास कोलन। तो हम यूजर से पासवर्ड इनपुट लेंगे जिसे फिर से न्यू पास में सेव करेंगे, और अब यूजर इनपुट पासवर्ड हमारे पासवर्ड से मैच करता है या नहीं ये चेक करेंगे। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पास तो प्रिंट करेंगे एक्सेस ग्रांटेड, एल्स प्रिंट एक्सेस डिनाइड। प्लीज ट्राई अगेन। अब कोड रन करेंगे और एज अ यूजर मैं एक रॉन्ग पासवर्ड टाइप करूंगी, तो आउटपुट है एक्सेस डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन। फिर से रॉन्ग पासवर्ड टाइप करते हैं, तो हर रॉन्ग पासवर्ड पे हमारा आउटपुट है एक्सेस डिनाइड। तो अब राइट पासवर्ड टाइप करेंगे और आउटपुट है एक्सेस ग्रांटेड। तो गाइस, इस तरह से हम लूप्स को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके लूप्स को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए समझते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। In Python, the break and continue statements are used within the loops to control the flow of execution. अगर आप किसी एलिमेंट को स्किप करना चाहते हैं या लूप को पहले ही खत्म करना चाहते हैं, तो आप इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पहला लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक। The break statement is used to exit or terminate a loop. When the break statement is encountered within a loop is immediately terminated, and the program execution continues within the next statement after the loop. तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी लूप को ब्रेक करने के लिए होता है। हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम एक रिक्वायर्ड कंडीशन तक पहुंचते हैं और फिर लूप को रोकते हैं। अब पिछले वीडियो से एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां हमारे पास कार की एक लिस्ट है और हम कार के नाम प्रिंट कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में जब कार का नाम लेक्सस के बराबर हो जाता है तब हम लूप को तोड़ देंगे। इसलिए हम लिखेंगे फॉर आई इन कार्स इफ आई इज इक्वल टू लेक्सस, तो लिखेंगे ब्रेक, एल्स प्रिंट करेंगे आई। यहाँ आई लिस्ट का हर एक एलिमेंट है। जब आई लेक्सस के बराबर होता है तब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं आउटपुट में फेरारी, ऑडी और BMW प्रिंट हुआ है। लूप लेक्सस को देखकर ब्रेक हो गया है। अगला चीज है कंटिन्यू स्टेटमेंट। The continue statement is used to skip the current iteration of a loop and move on to the next iteration. When the continuous statement is encountered within a loop, the current iteration is immediately stopped and the program execution processes with the next iteration. Continue statement का इस्तेमाल एक लूप के करंट इटरेशन को छोड़कर अगले इटरेशन पर जाने के लिए किया जाता है। जब किसी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट पाई जाती है तो करंट आइटरेशन तुरंत रोक दी जाती है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगले आइटरेशन के साथ जारी रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ
इस लिस्ट में हम सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट से हम ऑड नंबर्स को छोड़ देंगे और सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर आई एन एल इफ आई मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे कंटिन्यू एल्स प्रिंट करेंगे आई। अब इस कोड को रन करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें सिर्फ इवन नंबर्स दिख रहे हैं। सो व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस हमें अपना कोड ऑर्गेनाइज करने और कोड रीयूज करने में हेल्प करते हैं। पाइथन में फंक्शंस कोड के ब्लॉक होते हैं जो किसी इनपुट पर आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अब पाइथन में मेनली 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। हम सभी ने बिल्ट इन फंक्शंस का यूज किया है, जैसे कि प्रिंट, लेंथ, इनपुट एटसेट्रा। तो आज हम देखेंगे कैसे हम हमारे खुद के कस्टम फंक्शंस को बना सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस। चलिए देखते हैं कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसे फंक्शन को बना रहे हैं जो हमें बताएगा कि क्या दिया गया नंबर ऑड है या इवन। तो मैं लिखूंगी डेफ। डेफ शब्द का यूज एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। तो हम लिखते हैं डेफ और फंक्शन को नाम देंगे इज अंडरस्कोर इवन। अब इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ मैं यूजर से एक इंटीजर इनपुट ले रही हूँ जो कि नम में स्टोर होगा। और नेक्स्ट लाइन में हम वो कोड लिखेंगे जो फंक्शन कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी इफ नम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न इवन। रिटर्न कीवर्ड यहाँ यूज होता है सो दैट हमें कोई वैल्यू रिटर्न हो। एल्स रिटर्न ऑड। तो इस तरह से हम एक फंक्शन बनाते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसे इज अंडरस्कोर इवन कहा जाता है, जो एक पैरामीटर नाम लेता है जो कि एक इंटीजर होना चाहिए और ये रिटर्न करता है कि ये इवन है या ऑड। अब ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है, मैं लिखूंगी इज अंडरस्कोर इवन और पास करूंगी 5 और कोड को रन करूंगी। तो ये ऑड रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अब हमें पता है ये फंक्शन सिर्फ इंटीजर्स लेता है, लेकिन अगर यूजर ने कोई और डेटा टाइप पास कर दिया तो क्या होगा? देखते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग ABC इस फंक्शन में पास करूं, क्या ये काम करेगा? वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट में बताइए। अब अगर मैं ये रन करती हूँ, ये डेफिनेटली एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर्स लेता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस एरर को हैंडल करने के लिए? फंक्शंस लिखते वक्त एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना जरूरी है और यही पार्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट जैसे टर्म्स का यूज होता है जो किसी भी टाइप के एरर को हैंडल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इन्हें यूज करते हैं। तो मैं कोड को कॉपी करूंगी और इस एग्जीक्यूशन से पहले मैं लिखूंगी ट्राई और कोलन के बाद इस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगी। और उसके बाद मैं लिखूंगी एक्सेप्ट और कोलन के बाद यहाँ हम अपने एरर को हैंडल करेंगे। सो हम प्रिंट करेंगे एरर अकर्ड और हम डिफाइन करेंगे कि क्या हुआ है। तो हम लिखेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर। अब अगर मैं इज अंडरस्कोर इवन लिखूं और ABC पास करके रन करूं, तो अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा और मैसेज प्रिंट करेगा। अब आप जानते हैं कैसे एरर्स हैंडल करने हैं। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं वो टूल रिवील करूंगी जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने कोड को डीबग या चेक करने के लिए। तो अब मैं गूगल पे जाऊं और टाइप करूं पाइथन ट्यूटर और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूं। यहाँ मैं पाइथन सिलेक्ट करूंगी। अब मैं अपना कोड पेस्ट करके फंक्शन इज अंडरस्कोर इवन को कॉल करूंगी और स्ट्रिंग ABC पास करूंगी और फिर मैं क्लिक करूंगी विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पर। तो लेफ्ट साइड पर हमारा कोड है और राइट साइड पर हम देख सकते हैं हर लाइन का आउटपुट। तो यहाँ अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, हम देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका नाम है फंक्शन इज अंडरस्कोर इवन। और अगर मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये लास्ट लाइन पे जाएगा जहां हमने फंक्शन कॉल किया है। और जो फंक्शन कॉल होता है ये फंक्शन के अंदर मूव करेगा और ट्राई करेगा जो भी फंक्शन के अंदर है एक्सिक्यूट करने के लिए। तो यहाँ ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है ये कोड एरर थ्रो करने वाला है, तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, ये एरर देखेगा तो कोड एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और स्क्रीन पे हम देख सकते हैं प्रिंटेड एरर मैसेज जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से आप इस पावरफुल टूल का यूज कर सकते हैं अपने कोड का फ्लो समझने के लिए और एरर्स को इजीली डीबग करने के लिए।
लैम्डा फंक्शन, ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन, एक पाइथन फीचर है जो आपको वन लाइन फंक्शंस बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम डेफिनेट कीवर्ड का यूज करके एक फंक्शन बनाते हैं, वैसे लैम्डा कीवर्ड यूज करके एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे लैम्डा को यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है स्क्वायर, जो एक इनपुट x लेता है और x का स्क्वायर रिटर्न करता है। अगर मैं स्क्वायर लिखकर उसमें नंबर 5 पास करती हूँ तो मुझे 5 का स्क्वायर मिलता है। अब देखते हैं कि हम ये लैम्डा फंक्शन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगी लैम्डा, एक इनपुट देंगे x कोलन, और कोलन के बाद हमें आउटपुट लिखना होता है, तो हमें चाहिए x का स्क्वायर जो होगा x रेज़ टू 2। और अगर मैं ये सेल रन करती हूँ तो मुझे एक लैम्डा फंक्शन मिलता है। ये कोड को मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूंगी जिसका नाम होगा sq। और अगर मैं sq लिखकर उसमें एक नंबर पास करती हूँ तो मुझे वही आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर मुझे इस नंबर का क्यूब चाहिए तो मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये लैम्डा फंक्शन का यूज करके करती हूँ तो मुझे 5 का क्यूब मिल जाएगा। तो हम 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे और रन करेंगे तो आउटपुट में क्यूब मिलेगा। ये है लैम्डा फंक्शन की पावर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो बताता है कि दिया गया नंबर ऑड है या इवन। तो मैं लिखूंगी ऑड अंडरस्कोर इवन और उसमें नंबर 10 पास करूंगी, और आउटपुट है कि ये एक इवन नंबर है। देखते हैं कि हम ये लैम्डा फंक्शन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। मैं लिखूंगी लैम्डा, एक इनपुट x दूंगी कोलन, और आउटपुट के लिए लिखूंगी इवन इफ x% 2 = 0 एल्स ऑड। और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे एक लैम्डा फंक्शन मिलता है। मैं इन्हें भी एक वेरिएबल में सेव कर दूंगी, और अगर मैं इस वेरिएबल में कोई डिजिट पास करती हूँ तो मुझे वही आउटपुट मिलता है जो कहता है इवन। यह है लैम्डा फंक्शन की यूटिलिटी। अब हमें पता चल गया है कैसे ई से यूज करना है, पर आप सोच रहे होंगे कि ई से क्यों और कहाँ यूज करें, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन के बीच का डिफरेंस। तो लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, जबकि नॉर्मल फंक्शन को डेफिनेट कीवर्ड के बाद नाम दिया जाता है। लैम्डा फंक्शन का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता, जबकि नॉर्मल फंक्शन को अगर कोई आउटपुट नहीं दिया गया हो तो वो नन रिटर्न करता है। लैम्डा फंक्शन एक लाइन में लिखा जाता है, जबकि नॉर्मल फंक्शन के लिए कोई लिमिट नहीं होती। लैम्डा फंक्शंस रीयूजेबल नहीं होते, जबकि नॉर्मल फंक्शंस रीयूजेबल होते हैं। अब हमने डिफरेंसेस जान लिए हैं, देखते हैं क्यों हम लैम्डा फंक्शंस का यूज करते हैं। लैम्डा फंक्शंस मेनली हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ यूज होते हैं। पर ये हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक फंक्शन को इनपुट के रूप में लेता है या एक फंक्शन को आउटपुट के रूप में रिटर्न करता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे पास एक स्क्वायर फंक्शन है जो हमें एक सिंगल वैल्यू देता है। तो मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूंगी जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्म, जो एक फंक्शन को इनपुट और एक लिस्ट को इनपुट के रूप में लेगा। तो मैं एक लिस्ट ऑफ आउटपुट्स क्रिएट करूंगी और मैं लिखूंगी फॉर आई इन एल, जो हमारी लिस्ट है, आउटपुट डॉट अपेंड एफ आई। इसका मतलब है कि f हमारा फंक्शन है और i वो पैरामीटर है जो हम फंक्शन में पास करेंगे। और लूप के बाहर मैं लिखूंगी प्रिंट आउटपुट। तो चलिए फंक्शन चेक करते हैं। मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म, स्क्वायर फंक्शन को पास करूंगी, कॉमा एक लिस्ट, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे मिलता है 1 4 9। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो एक और फंक्शन को इनपुट के रूप में ले रहा है। चलिए लैम्डा फंक्शन का यूज करके देखते हैं। मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म, लैम्डा इनपुट होगा x कोलन x रेज़ टू 2 और फिर एक लिस्ट 1 2 3। अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे 1 4 9 मिलता है। अगर मुझे क्यूब चाहिए तो मैं बस 2 को 3 से रिप्लेस कर दूंगी। तो आपको एक और फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और ये है लैम्डा फंक्शन की पावर। अब आपको लैम्डा फंक्शन कैसे यूज करना है पता चल गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस को देखते रहिए और पाइथन के बारे में और भी कूल चीजें जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।